हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के हर एक चैप्टर हर एक टर्म का एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग में दिया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। जो हमारी लाइफ की, जो हमारा जीते हैं, जो हमारा हाथ है, जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब सेल जो है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने। और कौन से टाइम में? 1665 में। ये तो है सेल के बारे में। चलिए अब इसके एक एक टर्म को हम, इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम देखते हैं। देखिए, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने रहते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने सेल से बने रहते हैं, कैसे बने रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को हम सेल के हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैं इसका डेफिनेशन यहां लिखवाऊंगा नहीं, बस समझा रहा हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग थिंग जो कि बस एक सेल से बना हो, मतलब मेड अप ऑफ वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बस एक सेल से बना हो, उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बने हो एक से ज्यादा, मोर देन टू सेल, या बोल सकते हैं मैनी सेल, मेड अप ऑफ मैनी सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं उसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अमीबा आपका क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें और हो जाएंगे, पैरामीशियम हो जाएगा, आपका यूग्लिना हो जाएगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें तो एग्जाम्पल की भरमार है। हम खुद हैं ह्यूमन बींग्स, आप इसमें लिख दो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सब आपका क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं अभी क्या बताया, ऑर्गेनिज्म दो तरह से बने रहते हैं सेल के हिसाब से। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल से बना उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक से ज्यादा सेल से बना उसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टी सेलुलर में क्या हो जाएगा? प्लांट्स, एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सब इसमें किसमें आएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। देखिए, सेल में जब हम आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेले के बारे में, तो उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। सेल के अंदर जो जो मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं उसे सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। जैसे प्लास्टिड, आपका राइबोसोम, लाइसोसोम, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें स्मूथ और रफ। तो कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके वजह से सेल जो है सिकुड़ जाते हैं, चाहे आपके फैल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, एक ही तरह के होते हैं। उन प्रोसेस को देखेंगे। उन प्रोसेस को समझने से पहले दो टर्म को समझो। एक होता है आपका डिफ्यूजन, क्योंकि ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है सेल को सिकुड़ाने में और फैलाने में। कभी सेल सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है, तो दो प्रोसेस होती हैं, डिफ्यूजन। और एक होता है आपका ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसे बोलेंगे? दोनों चीज सेम ही होता है। दोनों चीज सेम होने का मतलब इसमें जो है मूवमेंट होता है, दोनों में आपका मूवमेंट होता है। मूव करती है चीजें कहां? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। इसमें भी मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब क्या मूव करेगी? जैसे मान लो कि पानी है कि नहीं किसी में? पानी लाओ, पानी भर के ला। जैसे देखिए पानी है,
पानी को ऐसे मैं टेढ़ा कर रहा हूं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, पानी यहाँ पे ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन में। जहां पानी ज्यादा है, ज्यादा से कहाँ जाएगा, कम की तरफ जाएगा। तो यही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। गुब्बारा देखते हो, गुब्बारा में हवा भरा रहता है, जब वो फटता है तो हवा चारों तरफ फैलती आवाज करता है। गुब्बारे में कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा हवा का, और बाहर क्या होता है, कम होता है। तो बाहर से ज्यादा से कहाँ आएगा, कम आएगा। तो अब देखिए दोनों में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। अंतर क्या होता है दोनों में, अंतर ये होता है कि डिफ्यूजन में लिक्विड पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, और कभी कभी इसमें गैस का भी मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में आप देखोगे कि इसमें बस पानी का ही, वाटर का ही, लिक्विड का ही मूवमेंट होता है। सेल में जो मूवमेंट होती है वाटर की, वहां पे ऑस्मोसिस आपकी प्रोसेस आएगी, क्योंकि वाटर का मूवमेंट सेल के कभी अंदर जाएगा कभी बाहर जाएगा। अब देखो इसमें देखोगे कि आपका लिक्विड और गैस दोनों इन्वॉल्व है, और इसमें आपका क्या है, लिक्विड ही इन्वॉल्व है। क्या है, लिक्विड इसमें इन्वॉल्व है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। आप इसमें ऑस्मोसिस में गैस भी लिख सकते हो। ट्रिक कैसे है कि आप याद करोगे कि लिक्विड हमेशा किस में रहेगा, ऑस्मोसिस में। आप नाम सुने हो आरओ का, आपके घर में पानी वाला मशीन रहता है ना, आरओ, इसका फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, अब आरओ में किस चीज को हम फिल्टर करते हैं, पानी को ही ना। हाँ, तो हम आरओ में पानी को करते हैं फिल्टर, तो ऑस्मोसिस में आपका क्या जाएगा, लिक्विड। क्या हो जाएगा, लिक्विड। मतलब मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय ए प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। वेयर मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर। देखिए समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए जो सेल है, मैं अभी बताया कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकता है सेल में कंसंट्रेशन के हिसाब से। जैसे देखिए ऑस्मोसिस में पानी ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। अब देखिए तीन कंडीशन होगी। जैसे अगर सेल है, सेल के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर सेल बना रहा हूं, देखिए अगर सेल है, सेल के अंदर अगर पानी क्या है, पानी की मात्रा अगर सेल के अंदर क्या है, कम है। क्या है, कम है। सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, और बाहर जो है पानी क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। पानी की मात्रा ज्यादा है। अंदर क्या है, लेस क्वांटिटी में वाटर है, और बाहर क्या है, मोर क्वांटिटी में वाटर है। सेल है, सेल के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो। तो अगर सेल के अंदर पानी क्या है, कम है। क्या है, कम, और इसमें अंदर बाहर क्या है, ज्यादा। क्या है, ज्यादा। अभी मैं बताया ना, डिफ्यूजन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। ऑस्मोसिस में भी डिफ्यूजन होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। अब देखो जब पानी ज्यादा है बाहर और अंदर क्या है, कम है, तो इक्वल होने की कोशिश करेगा ना। पानी बाहर से कहां जाएगा, अंदर। कहां जाएगा, अंदर। अब जो सेल था ऐसा, जब पानी इसमें और अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। इस कंडीशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी क्या है, कम, और बाहर क्या है, ज्यादा। तो मूवमेंट कैसे होगा, बाहर से अंदर, और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब दूसरी कंडीशन, ये मैं सेल बड़ा बना दिया और छोटा बना रहा हूं। सेल अगर मान लो ये है, अब पानी मान लो जितना पानी बाहर है, अंदर है, और उतना पानी क्या है, बाहर है। एक तो हो गया कि बाहर ज्यादा अंदर कम। एक ये हो सकता है कि जितना अंदर है उतना बाहर। जब जितना अंदर है उतना बाहर, तो न तो बाहर जाएगा पानी, न तो अंदर आएगा। सेम क्वांटिटी में हो, जब सेम क्वांटिटी में हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा सेल के शेप में। नो चेंज, नो चेंज इन शेप ऑफ सेल। जब कोई भी चेंज नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, आइसोटोनिक
सॉल्यूशन। जब सेल के अंदर पानी जितना है बाहर उतना पानी होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन होगा कि सेल के अंदर पानी क्या हो जाए, ज्यादा, क्या हो जाए, ज्यादा, और बाहर पानी क्या हो जाए, कम, क्या हो जाए, कम। अब अंदर क्या है, मोर अमाउंट में वाटर है, बाहर क्या है, लेस अमाउंट में है। तो बाहर से पानी कहाँ आएगी, अंदर से पानी कहाँ आएगी, बाहर, कहाँ आएगी, बाहर। तो जब बाहर से सेल है, ये ऐसा सेल है, अब ये पानी बाहर आ जाएगा तो सिकुड़ के ऐसे हो जाएगा ना, ये सिकुड़ जाएगा, पानी जब इसमें से बाहर निकल जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसे हम, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो समझो, अभी मैं ऑस्मोसिस के बारे में बताया कि लिक्विड का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सेम यही है। यहाँ पे बाहर पानी ज्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा, फूल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल के जितना बाहर पानी उतना अंदर पानी, ना तो बाहर से पानी अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर आ जाएगा, सेम क्वांटिटी में होगा, तो कोई चेंज शेप में नहीं होगा सेल के, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। अब देखो अंदर पानी क्या है, ज्यादा, बाहर पानी क्या है, कम, तो अंदर से कहाँ आएगा, बाहर, क्या आएगा, बाहर। जब अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बॉल है, जैसे स्पॉन्ज वाला बॉल होता है, उसको अगर दबाते हो तो अंदर से गैस बाहर आ जाती है, तो सिकुड़ जाता है कि नहीं, तो सिकुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए जैसे अब सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेले पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो भी, देखो सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, आपका प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, जो अंदर पाए जाते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेले। स्पेलिंग सही है देखना, हाँ देखिए सेल है, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेले। यहाँ पे दिख रहा है ना ऑर्गन, सेल के अंदर, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर ऑर्गन है ना, लंग्स है, आपका किडनी है, लीवर है, वैसे सेल के अंदर जो ऑर्गन पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेले। द कंपोनेंट दैट इज फाउंड इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल ऑर्गेनेले। इनके बारे में जो आपका काम है, राइबोसोम का काम, लाइसोसोम का काम, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम इसको स्टोरी की तरह देखेंगे। स्टोरी की तरह देखो, जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जाएंगे तो आप आलू लेना है, गोभी लेना है, मटर लेना है, तो टमाटर लेना है। अगर आप सब्जी लेंगे तो सब्जी लेते हैं तो हाथ में तो लेके आएंगे नहीं, आप लेते हैं किस में, पॉलीथीन में। किस में, पॉलीथीन में। तो पॉलीथीन आप पैक करते हैं, आप पॉलीथीन में पैक कराएंगे और उसको लेके आएंगे। पॉलीथीन में हम इसलिए लेते हैं कि जो भी सब्जी है वो बाहर गिरे ना। तो वैसे ही सेल के कंडीशन में, इसके अंदर अभी मैं सेल ऑर्गेनेले बताया ना, जो भी चीज पाई जाती है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी बाहर से एक पतली झिल्ली से क्या होती है, कवर्ड होती हैं। उस पतली झिल्ली का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मींस होता है झिल्ली, पतली, मेम्ब्रेन मींस क्या होता है, झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल की बाहर की झिल्ली होती है। तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गन पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेले पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर गया, सेल ऑर्गेनेले, कि ये अंदर से बाहर ना चला जाए ना, और ये भी करता है कि बाहर से कुछ अंदर ना चला जाए। अब देखिए वापस आइए स्टोरी पे। जब हम सब्जी खरीदते हैं तो आलू, गोभी, मटर जो भी लेते हैं तो पतली से झिल्ली में लेते हैं। जब सब्जी ज्यादा हो जाती है तो झिल्ली काम नहीं करता है, फटने की डर रहता है, तो एक हम थैला लेते हैं। हाँ, तो वैसे ही सेम कंडीशन,
मान लो पतली झिल्ली है, कभी इसका लीक होने का डर रहेगा, तो इसके बाहर भी एक आपका क्या रहता है, आउटर कवरिंग रहता है। जैसे सब्जी लेते हैं तो सब्जी के केस में झिल्ली के ऊपर हम थैला में रख देते हैं कि थैला में ले जाएंगे तो उसके बाद सब्जी निकलने की कोई चांस रहेगी, बाहर निकलने की कोई चांस नहीं रहेगी। वो थैले के द्वारा क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, प्रिवेंट करेगा उसको। वैसे ही अब सेल के बाहर एक पतली झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर की चीज बाहर ना जाने दे और बाहर की चीज अंदर ना आने दे। लेकिन उसको अच्छे से प्रिवेंट करने के लिए एक मोटी कवरिंग होती है सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटी कवरिंग होती है, थिक कवरिंग होती है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये मोटी थिक कवरिंग होती है सेल के बाहर, जो किसको प्रिवेंट करती है, सेल ऑर्गेनेले। सेल के अंदर जो भी आर्गन है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेले हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले कौन काम करता है, सेल मेम्ब्रेन। और अच्छे से और मजबूती से प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, सेल वॉल। सेल वॉल आप इसकी डेफिनेशन जैसे भी लिख लो कि आउटर थिक आउटर कवरिंग दैट प्रिवेंट सेल फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर एंड इट आल्सो प्रिवेंट इंटरनल ऑर्गेनेले फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर। आप जैसे भी लिख सकते हो, चाहे बुक के हिसाब से चाहे अपने मन से आप इसको लिख सकते हो। अब देखो आप फिर स्टोरी पे आओ, सब्जी वाले स्टोरी पे। सब्जी में अलग अलग चीज लेते हैं, आलू टमाटर गोभी मटर लेते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग चीजें पाए जाते हैं। मैं बताया ना, जो अलग अलग चीजें पाए जाते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। अब देखो कैसे करके, जैसे एक होता है आपका राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है सेल के अंदर, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या करना, प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम होता है, हमारे बॉडी के मसल्स को बनाता है। तो प्रोटीन आपके हमारे बॉडी के मसल्स को बनाता है। तो राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेले है, सेल ऑर्गेनेले मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन पाया जाता है, राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेले है जो कि क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन हो गया। एक होता है ईआर। ईआर को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो हमारे अंदर बोन्स होती है, खड़े होने में मदद करती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से सेल का स्केलेटन होता है। सेल को खड़े करने का काम, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का सपोर्टिव सिस्टम काम कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इसमें मेन इसका काम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से पाया जाता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक क्या करता है, इसके ऊपर वही राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। जब राइबोसोम पाया जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन। वही प्रोटीन से हमारी बॉडी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक आपका क्या बनाता है, फैट बनाता है और लिपिड बनाता है, फैट और लिपिड बनाता है। देखो अभी मैं दो ऑर्गेनेले के बारे में बताया, सेल ऑर्गेनेले के बारे में। पहला राइबोसोम, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। दूसरी चीज बताया ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। रफ वाला क्या बनाता है, प्रोटीन, और स्मूथ वाला क्या बनाता है, फैट एंड लिपिड। और देखो इसमें मेन, देखो मेन इसमें बहुत है। जैसे एक हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा, एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब क्या, सेल डिवीजन, एक से दो करने का काम। जैसे रिप्रोडक्शन, सेल में रिप्रोडक्शन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक से दो कराता है, बनाता है। फिर देखिए न्यूक्लियस को ले लो। न्यूक्लियस तो मेन होता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, सभी टीचर को मॉनिटर करना, बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर जो भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेले हैं, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, सबको गाइड एंड कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गाइड एंड
दिख रहा है ये सेल वॉल? हाँ, अरे यार फिर एडिटिंग करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टोरी? हाँ, आ रहा है ना थोड़ा बहुत? फिर बाद में डिटेल में बताएंगे तो और सही रहेगा। देखिए, सेल के अंदर मेन कंपोनेंट होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे काम करता है? जैसे देखो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो टीचर को गाइड करते हैं कि ऐसे पढ़ाना है, बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, ताकि वहां पे सब कुछ क्या हो, अच्छे से चले, कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा हो। ऐसे ही न्यूक्लियस जो है वो सेल ऑर्गेनेल के जो भी अलग कंपोनेंट है उनको गाइड करने का काम करता है कि तुम अच्छे से काम करो, तुम अच्छे से काम करो, और उनको पनिशमेंट दिलाने का भी काम करता है। जैसे देखो, अभी एक एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले समझ लो, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। पावर हाउस ऑफ सेल, यहीं से एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहां से बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखो, न्यूक्लियस का काम क्या है? किसी को भी कंट्रोल और गाइड करने का काम होता है। और इसमें देखो, हमारी जो भी डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारा जो भी जीन है, जीन मतलब क्या? जैसे हमारा मेरा आंख है, आंख मेरे मम्मी में गया है कि पापा में गया है, जो इनहेरिटेंस कैरी करता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए में क्या पाए जाते हैं? जीन, क्रोमोसोम। आप इसको आगे चल के 10th में चैप्टर पढ़ोगे, जो रिप्रोडक्शन है उसमें ज्यादा क्लियर होगा। अभी जानो कि जो जीन वाले कैरेक्टर होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। किसमें? न्यूक्लियस में। और साथ ही साथ ये गाइड करने का काम करता है, गाइड एंड कंट्रोल करने का काम। जैसे मान लीजिए कि इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, उसका काम क्या है? कि एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये राइबोसोम कहां पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मान लीजिए कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना अच्छा सा काम नहीं कर रहा है, काम क्योंकि जो इसमें स्मूथ वाला तो फैट एंड लिपिड बना रहा है, रफ वाला राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो इसको पनिशमेंट देने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। कौन करेगा? न्यूक्लियस। तो अपने तो देगा नहीं पनिशमेंट, वो पनिशमेंट दिलाता है आपका लाइसोसोम से। किससे? लाइसोसोम। वो पनिशमेंट दिलाएगा आपका लाइसोसोम से। लाइसोसोम से पनिशमेंट दिलाएगा। लाइसोसोम जो होता है उसके पास एक लिक्विड पाई जाती है। वो लिक्विड जब जाएगा, मान लो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, बोलेगा कि तुम जो तुम्हारा रफ वाला है प्रोटीन नहीं बनाया, प्रोटीन बनाओ। ये प्रोटीन अगर नहीं बनाएगा तो लिक्विड ले जाके यहाँ पे छिड़क देगा। किसके पास? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। लिक्विड छिड़क जाएगा। ये लिक्विड में ना स्पेशल टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। किसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और धीरे धीरे पूरे सेल को ही खत्म कर देगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसके पास ऐसी लिक्विड पाई जाती है जो सेल को ही क्या करती है? डैमेज, खत्म कर देती है। मान लो कि आपका लेट सपोज सेंट्रोसोम ही सेल को डिवीजन करने का काम नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस बोलेगा लाइसोसोम से कि आप जाइए इसको पनिशमेंट दीजिए। लाइसोसोम इसको बोलेगा तुम बनाओ, नहीं बनाएगा तो यहाँ पे लिक्विड छिड़क देगा। लिक्विड छिड़क देगा तो सेंट्रोसोम खत्म, और साथ ही साथ पूरे सेल क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे बोलेंगे? लाइसोसोम को बोलेंगे। और देखो, इसमें और आपके बचते हैं, जैसे आपका एक होता है प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जो है प्लांट के अंदर पाए जाते हैं कलर डिटरमाइन करने के लिए। जैसे प्लांट प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जैसे
पत्तियों की रंग कैसी होती है? ग्रीन होती है। पत्तियों की रंग ग्रीन होती है, वो किसके कारण होती है? क्रोमोप्लास्ट। किसके पास, किसके पास है? क्रोमोप्लास्ट। कुछ पत्तियां चाहे फूल जो देखते हो सफेद रंग के, पीले रंग के होते हैं, जो रंग बिरंगे होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। किसके वजह से? ल्यूकोप्लास्ट। व्हाइट हो गया या नॉन ग्रीन, ग्रीन के अलावा जो भी कलर आता है वो किसके वजह से आता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये भी इसके अंदर पाया जाता है। फिर इसमें आपका, इसमें और क्या बच रहा है? हाँ, इसमें देखिए वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? स्पेलिंग देखो। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल में ना इम्पटी स्पेस होते हैं। इम्पटी स्पेस, खाली जगह होता है सेल के अंदर। जो ये सेल है, इसके अंदर जो खाली जगह होगी, खाली जगह इसके अंदर जो सब्सटेंस स्टोर रखने का काम, गैस हो गया, पानी हो गया, गैस, लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस इसमें स्टोर करने का काम करता है। इसमें स्टोर, किसी भी चीज को स्टोर करने का काम करता है, कौन करता है? वैक्यूल। लिक्विड को, गैस को स्टोर कौन करेगा? आपका वैक्यूल करता है। ये भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये प्लांट में आप देखेंगे कि प्लांट में वैक्यूल बड़े शेप में होते हैं। प्लांट में वैक्यूल बड़े शेप में और एनिमल में वैक्यूल क्या होते हैं? छोटे शेप में। अब फिर से देखो स्टोरी की स्टार्टिंग से, जो भी आपका ये है लाइसोसोम, प्रोटीन, ये प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी आपके क्या हैं? सेल ऑर्गेनेले हैं। क्या है? सेल ऑर्गेनेले। सेल के अंदर यही ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेले हैं। देखिए इसमें एक और छूटा हुआ है, गोल्गी एपरेटस। जैसे सेल में जो भी खाना बनता है, जो भी फूड बनता है, उसको स्टोर करने का, पैक करने का, स्टोर करने का, पैक करने का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। सेल के अंदर जो भी खाना बनेगा उसको स्टोर करने का काम, पैकिंग करने का काम आपका गोल्गी एपरेटस। एक चीज और होता है, देखो सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऐसे सरवाइव कर सकती है। इसके अंदर लिक्विड पाया जाएगा ना, लिक्विड रहेगा तभी ना इसके सेल ऑर्गेनेले मूव करेंगे, ऐसे तो मूव करेंगे नहीं। जो इसके लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड को हम साइंस के टर्म में फ्लूइड बोलेंगे। यहां पे क्या बोलेंगे? फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखो रिकैप करते हैं इसको। न्यूक्लियस गाइड एंड कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें आपका डीएनए होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जीन वाला इंफॉर्मेशन होता है। उसमें आगे आप लोग पढ़ोगे कि इसका बाहर जो है अगर मेम्ब्रेन हो तो उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रीमिटिव होता है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है, अगर अच्छे से दिख रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आपका यूकैरियोटिक हो जाएगा। अगर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस वाला हो गया। फिर आप देखो आपका हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम में लिक्विड पाया जाता है जो कि किसी सेल को क्या कर देता है? डैमेज करता है। इसे हम सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम। गोल्गी एपरेटस खाने को स्टोर करने का, पैक करने का काम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के, स्मूथ और रफ। स्मूथ वाला फैट और लिपिड, रफ वाला आपका प्रोटीन। सेंट्रोसोम एक सेल से दो सेल का बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। प्लास्टिड, प्लास्टिड कलर डिटरमाइन करता है प्लांट में। हरे रंग का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस वाला, व्हाइट, पीला, हरा, जो भी व्हाइट, पीला, लाल जो भी। फिर आपका गोल्गी एपरेटस हो गया। फिर अंदर जो फ्लूइड होता है, पानी जो पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नोट इट, आगे बता रहा हूं मैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन। मैं पढ़ाया था ना अभी ना, सेल ऑर्गेनेले में सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल को डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बनाता है। अब दो प्रोसेस होते हैं जो सेल डिवाइड होते हैं दो तरीके से। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। एक माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड होता है, एक मियोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड होता है। देखिए सिंपल,
अगर एक सेल है, जैसा सेल है वैसा एक से दो हो जाए, एक से क्या हो जाए, दो हो जाए, इसके अंदर जो भी पाए जाएंगे कैरेक्टर उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। जैसे पढ़े हो ना, पढ़ाया था अभी, न्यूक्लियस में आपका डीएनए पाया था, डीएनए में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन होती है, या आपके इनहेरिटेंस कैरेक्टर को कैरी करते हैं। तो क्रोमोसोम आपका क्रोमोसोम आपका देखेंगे तो जो इसको पेरेंट सेल बोलेंगे, ये गार्जियन वाला सेल है पेरेंट सेल, और जो बनता है उसे हम डॉटर सेल, डॉटर सेल। तो जो पेरेंट सेल है एक से क्या हो जाएगा, दो, एक से दो हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, माइटोसिस। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। हमारे शरीर को ग्रो करने का काम, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर को ग्रो, मैं इतना बड़ा हो गया, पैदा होता है तो छोटा सा होता हूं, फिर ये धीरे धीरे जो हमारी बॉडी जो ग्रो हो रही है वो कौन सी प्रोसेस से हो रही है, माइटोसिस। किसे, माइटोसिस। सेल जो एक से दो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, माइटोसिस। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। अब देखो यहां पे सेल एक सेल से दो नहीं चार में कन्वर्ट होते हैं। आप देखेंगे यहां पे कि एक सेल से दो हो रहे हैं, एक सेल से आपका कितने स्टेप, कितने में चले जा रहे हैं, चार में। कितने में, चार में। और लेकिन इसकी वीक पॉइंट ये होती है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम वो कितने हो जाते हैं, हाफ। कितने हो जाते हैं, हाफ, आधा। कितने, आधा। पहले देखो ये 1 2 3 4 था, लेकिन फाइनल स्टेप में कितने हो जा रहे हैं, दो। फिर कितने हो जा रहे हैं, दो। स्टार्टिंग में कितने थे, चार, फिर दो। यहां पे स्टार्टिंग में भी चार और लास्ट में भी क्या है, चार। पेरेंट सेल में चार क्रोमोसोम और डॉटर सेल में चार। यहां पे पेरेंट सेल में चार और यहां पे दो, यहां पे चार, यहां पे दो। अब एग्जांपल से कोरिलेट करके समझो। जैसे आप समझते हैं, सुने हो ना कि बोलते हैं कि इस लड़के कोई बच्चा हुआ है, इसकी आंख तो इसकी मम्मी में गया है, नाक इसमें किस में गया है, पापा में गया है, लिप्स इसकी मम्मी में गया है, ऐसे हम बोलते हैं। तो उसमें यहां पे आपका क्या होता है, माइटोसिस। जो 6 क्रोमोसोम होते हैं, 6 वाला डिटर्मिनेशन। जैसे बोलते हैं ना कि एक मदर का आता है और एक क्या होता है, फादर का आता है। तो मदर के, जैसे मान लो कि 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, 2 डिवाइड हो गए, 2 क्रोमोसोम है, 2 में से 1 हो गया, क्योंकि एक मदर का आता है, एक किसका आता है, फादर का आता है। तो वो क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है ना। अगर 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम क्या हो जाता है, आधा। सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम आपका गैमेट बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जो सेक्स वाले गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट से आपका स्पर्म बनता है, फीमेल गैमेट से ओवम बनता है, एग बनता है। तो आप देखोगे कि यहां पे आधा हो जाता है। हाँ, मम्मी का आधा कैरेक्टर आता है और पापा का आधा कैरेक्टर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, कैरेक्टर डिटर्मिनेशन में। तो वही आपका क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधा। क्या हो जाता है, आधा। और क्वांटिटी एक सेल से कितने बनते हैं, चार। कितने बनते हैं, चार। दो बनने, इसमें दो बनते हैं, इसमें दो के जगह पे कितने बनते हैं, चार बनते हैं। लेकिन क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, आधा। जो 6 क्रोमोसोम होते हैं, जो गैमेट होते हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए मियोसिस का यूज किया जाता है। तो ये था आपका माइटोसिस और मियोसिस में अंतर। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।